तो आज हम जिस कहानी में गोता लगाने वाले हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस। ये कहानी हमें सीधे मिथिलांचल की मिट्टी की खुशबू और एक कलाकार के दिल की धड़कनों तक ले जाएगी। हमारे पास जो दस्तावेज है वो बिहार सरकार की एक पाठ्य पुस्तक का अंश है जिसमें ये पूरी कहानी दी गई है। हमारा मकसद है इस कहानी की आत्मा को पकड़ना, इसके किरदारों की उलझनों को समझना और ये देखना कि एक छोटी सी कहानी कैसे एक पूरे समाज और एक कलाकार के स्वाभिमान का आईना बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार सिरचन से। कहानी की शुरुआत में ही गांव वाले उसे एक नाम देते हैं, कामचोर। उसे बेकार, बेगार, मुफ्तखोर, न जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन क्या वो सच में कामचोर था? मुझे तो इस पर बहुत शक होता है। ये सवाल ही इस कहानी का दिल है, जिसे पूरा गांव कामचोर मान रहा है। क्या वो वाकई काम से जी चुराता है, या फिर उसके काम करने का अंदाज, उसकी रफ्तार दुनिया की रफ्तार से मेल नहीं खाती? रेणु जी हमें पहली ही लाइन से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। गांव के किसान के लिए काम का मतलब है खेत में हल चलाना, जल्दी जल्दी काम निपटाना। लेकिन सिरचन एक कारीगर है, एक कलाकार। उसकी दुनिया अलग है। हाँ, जैसे कहानी में लिखा है कि वो पगडंडी पर भी तौल तौल कर पाँव रखता है। शायद वो उस वक्त भी अपने मन में अपनी कला की कोई डिजाइन बुन रहा हो। और दूसरी तरफ उसे चटोर भी कहा जाता है, यानी खाने का बड़ा शौकीन। काम शुरू करने से पहले उसकी लंबी चौड़ी फरमाइश होती थी, तली बघारी तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक परत खुलती है। क्या उसका चटोर होना सिर्फ पेट की भूख है? मुझे लगता है नहीं। ये उसके सम्मान की भूख है। उस दौर में जब उसकी कला की कोई कीमत नहीं बची थी, जब लोग उसके काम को बेकाम का काम समझकर मजदूरी में बस पेट भर खाना दे देना काफी समझते थे, तब अच्छा भोजन उसकी कला के सम्मान की मांग करने का एक तरीका था। अच्छा। ये उसका तरीका था ये कहने का कि मेरा हुनर मामूली नहीं है, इसलिए इसका मुआवजा भी मामूली नहीं होगा। मतलब ये उसकी बार्गेनिंग टैक्टिक थी एक तरह से, बिल्कुल कि अगर अच्छा खाना दोगे तभी अच्छा काम मिलेगा। बिल्कुल, आप इसे बार्गेनिंग टैक्टिक कह सकते हैं, या फिर एक कलाकार का मौन विद्रोह। वो मुंहजोर था, साफ साफ बोल देता था, लेकिन वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खाने में कमी का मतलब था उसके सम्मान में कमी, और जैसे ही सम्मान में कमी होती थी, कहानी कहती है कि उसके काम की सारी चिकनाई खत्म हो जाती थी। कला और सम्मान उसके लिए एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और ये बात और भी ज्यादा उभर कर आती है जब हम सिरचन का अतीत देखते हैं। एक वक्त था जब उसकी बहुत पूछ थी, बड़े बड़े घरों से, शहरों से उसकी कला की मांग आती थी। लेखक के बड़े भैया खुद चिट्ठी में लिखते हैं कि सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेजो। उसकी बनाई शीतल पाटी पर बड़े बड़े साहब और उसकी मेमेस होती थी। कहाँ वो दौर और कहाँ ये कि अब उसे बेगार समझा जा रहा है। यही तो बदलते समाज का दर्द है जो इस कहानी में छपा है। सिरचन उस पीढ़ी का प्रतीक है जिसकी कला मशीनी युग के सामने अप्रासंगिक होती जा रही थी। जो हैंडमेड चीजें आज हमारे लिए लग्जरी हैं, उस दौर में वो पिछड़ेपन की निशानी बनती जा रही थीं। गांव में अब कोई उसकी कला के लिए पैसा या अनाज देना जरूरी नहीं समझता था। सिरचन की कहानी सिर्फ बिहार के एक गांव की नहीं है। सोचिए, दुनिया भर में कितने ही पारंपरिक कलाकार, चाहे वो जापान के कुम्हार हों या मेक्सिको के बुनकर, जो मशीनीकरण और बाजार की बेरुखी की वजह से गुमनामी में खो गए। सिरचन उन सबका चेहरा है। और कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब लेखक की सबसे छोटी बहन मानू की विदाई का मौका आता है, और यहाँ सिरचन की जरूरत आन पड़ती है। मानो के दूल्हे ने साफ साफ फरमान सुना दिया था कि मिठाई भले ना आए, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना दुल्हन आई तो बैरंग वापस। और देखिए कैसे एक भूला हुआ कलाकार अचानक घर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। अब माँ को सिरचन की याद आती है। उसे मनाने के लिए मोहर छाप वाली धोती का लालच दिया जाता है। ये धोती सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये वो सम्मान है जिसके लिए सिरचन तरस रहा था। और इसका असर भी तुरंत दिखता है। सिरचन काम में ऐसे डूबता है जैसे कोई योगी तपस्या में लीन हो गया हो। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां छीलते हुए उसकी तन्मयता देखने लायक है। कहानी में लिखा है कि काम करते वक्त उसकी जीभ होंठ के एक कोने से बाहर निकल आती थी। ये दिखाता है कि वो कामचोर नहीं, बल्कि अपने काम से इश्क करने वाला कलाकार था। और जब वो अपने काम में डूबा होता है, तब उसे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। जरा सी बाधा पड़ने पर वो गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता था। ये पंक्तियां साफ बताती हैं कि काम उसके लिए पूजा की तरह था।
एक सच्चा कलाकार अपने और अपनी कला के बीच किसी को नहीं आने देता। जब उसे सम्मान और सही माहौल मिलता है तो उसकी कला खिल उठती है। वो मानू के लिए कुछ ऐसा बना रहा था जो पहले कभी नहीं बना था। लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। यहीं पर एंट्री होती है मजली भाभी की। वो पर्दे की आड़ से ताना कसती हैं कि अगर उन्हें पता होता कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही इतनी अच्छी चीज बनती है तो वो भी अपने भैया से कहकर मंगवा लेती। ये एक बहुत गहरा ताना था। इसका मतलब था कि सिरचन की कला धोती के लालच में बन रही है, दिल से नहीं। और सिरचन का जवाब उसके आत्मसम्मान को दिखाता है। वो कहता है कि ये कारीगरी धोती से नहीं होती, ये तो मानू दीदी के लिए है, जो काकी की सबसे छोटी बेटी है और जिसका दूल्हा अफसर है। वो जता देता है। विवाद यहीं नहीं रुकता। उसे नाश्ते में सिर्फ चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला दिया जाता है। ये देखकर उसका मन छोटा हो जाता है। फिर जब माँ के कहने पर मजली भाभी आती हैं तो वो मुट्ठी भर बूंदियां सूप में ऐसे फेंक कर चली जाती हैं जैसे किसी भिखारी को भीख दे रही हों। और बस यहीं सिरचन को ठेस लग जाती है। ये ठेस सिर्फ खाने के अपमान की नहीं थी, ये उसके कलाकार होने पर, उसकी निष्ठा पर और मानू के प्रति उसके लगाव पर सीधा हमला था। इसके बाद चाची आकर कहती हैं कि बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। ये शब्द उसके स्वाभिमान को छलनी कर देते हैं। इस बार वो गेहूं सांप की तरफ फुफकारा नहीं। वो चुपचाप अपना सामान समेटता है और अधूरा काम छोड़कर चला जाता है। ये चुप्पी उसके फुफकारने से ज्यादा गहरी थी। ये एक टूटे हुए कलाकार की खामोशी थी। बिल्कुल। जब काम में कोई बाहरी बाधा आती थी तो वो लड़ता था, लेकिन जब उसके सम्मान पर, उसकी नीयत पर हमला हुआ तो वो अंदर से टूट गया। उसने लड़ाई नहीं की, उसने बस उस जगह को छोड़ दिया जहां उसकी और उसकी कला की कोई इज्जत नहीं थी। इसके बाद का सीन तो और भी मार्मिक है। लेखक मानू को विदा करने स्टेशन जा रहा है और उसके मन में सिरचन के लिए बहुत गुस्सा है। वो भी उसे मनी मन कामचोर चटोर कह रहा है, बिल्कुल अपनी चाची और भाभी के सुर में सुर मिलाकर। और मानू उस अधूरी चिक को भी बड़े जतन से अपने साथ ले जा रही है। ये दिखाता है कि गलतफहमी कितनी आसानी से फैलती है। लेखक जो कहानी का सूत्रधार है वो भी सिरचन को नहीं समझ पाया। उसे भी सिरचन अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला एक कामचोर ही लगा। लेकिन फिर कहानी का सबसे खूबसूरत पल आता है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी छूटने से ठीक पहले सिरचन हाफता हुआ दौड़ कर आता है। वो मानू दीदी को आवाज लगाता है और उनके हाथ में एक बंडल थमा देता है। उस बंडल में शीतल पार्टी, चिक और कुश की बनी आसिनी का एक पूरा सेट था। उसने सारा काम रात भर जागकर पूरा कर दिया था। ये क्लाइमैक्स सिरचन के किरदार की सारी परतों को खोलकर रख देता है। यह हमें बताता है कि उसका स्वाभिमान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका दिल उससे भी बड़ा है। उसका आत्मसम्मान उसे उस घर में काम करने से रोक सकता था जहां उसका अपमान हुआ, लेकिन मानू के प्रति उसका स्नेह और अपनी जिम्मेदारी का एहसास उसे काम पूरा करने से नहीं रोक सका। उसने घर पर हुए अपमान का बदला अपनी कला और अपने स्नेह से दिया। और फिर जब मानू उसे मोहर छाप वाली धोती के दाम निकाल कर देने लगती है तो सिरचन जीभ को दांत से काटकर हाथ जोड़ लेता है। वो पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है। ये पल तो रोंगटे खड़े कर देता है। पैसे लेने से इनकार करना ये साबित करता है कि जो काम उसने किया वो मजदूरी नहीं थी, वो एक कलाकार का तोहफा था, एक बड़े भाई का अपनी छोटी बहन के लिए आशीर्वाद था। अगर वो पैसे ले लेता तो वो एक मजदूर बन जाता और मजली भाभी का ताना सच साबित हो जाता। सही बात है। लेकिन पैसे ठुकराकर उसने अपनी कला को, अपने रिश्ते को, हर चीज से ऊपर रख दिया। उसने साबित कर दिया कि एक कलाकार भूखा रह सकता है, अपमानित महसूस कर सकता है, लेकिन अपनी कला की गरिमा को बेच नहीं सकता। मानू फूट फूट कर रोने लगती है। शायद वो उस वक्त समझ जाती है कि उन सब ने मिलकर एक कितने बड़े और कोमल दिल वाले इंसान को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। और शायद लेखक भी उसी पल समझता है। उस एक क्षण में सिरचन की कामचोर और चटोर वाली छवि टूटकर बिखर जाती है और एक स्वाभिमानी, जिम्मेदार और बेहद भावुक कलाकार की तस्वीर उभरती है। स्टेशन पर उसका आना उसके चरित्र की हर उस खूबी को सामने ले आता है जिसे गांव वाले कभी देख ही नहीं पाए। चलिए अब कहानी के साथ दिए गए कुछ जरूरी सवालों पर भी नजर डालते हैं। ये सवाल खासतौर पर परीक्षा के नजरिए से इस कहानी की समझ को और गहरा करेंगे। हाँ जरूर। जैसे पहला सवाल है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? जैसा हमने शुरू में ही चर्चा की, वो उसे बेकार, बेगार, कामचोर और चटोर समझते थे। बिल्कुल। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? इसका उत्तर मतलब कहानी में ही छिपा है। गांव में अब सिरचन के कामों को बेकाम का काम समझा जाने लगा था, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। ये बदलते समय और पारंपरिक कलाओं के प्रति घटते सम्मान का प्रतीक है। एक और दिलचस्प सवाल, सिरचन चिक और शीतल पार्टी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? ये उसके चरित्र की कई परतें खोलता है। एक, वो स्वाभिमानी है, इसलिए अपमानित होकर घर पर काम नहीं किया। 2, वो अपने काम के प्रति ईमानदार है, इसलिए उसे अधूरा नहीं छोड़ा। 3, वो रिश्तों को पैसों से ज्यादा महत्व देता है, इसलिए मानू के लिए उपहार लाया। और आखिर में उसका हृदय बहुत कोमल है, भले ही वो ऊपर से मुंहजोर लगता हो। एक सवाल ये भी है कि कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, कि काम उसके लिए पूजा की तरह था। तो ठेस सिर्फ सिरचन के दिल पर लगी चोट की कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत कलाकारों और कारीगरों की कहानी है जिनका हुनर समाज के बदलते पैमानों के बीच अपनी पहचान और सम्मान खो देता है। ये मानवीय संवेदनाओं और आत्मसम्मान की एक बहुत गहरी पड़ताल है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। कहानी में एक सवाल आता है कि इसका अंत और क्या हो सकता था। इसी से जुड़ा एक सवाल हम सब सोच सकते हैं। अगर उस दिन सिरचन किसी वजह से स्टेशन पर नहीं पहुंच पाता, तो मानू और लेखक के मन में और हम पाठकों के मन में भी उसकी छवि हमेशा के लिए कैसी रह जाती? शायद एक कामचोर और चटोर की ही। बिल्कुल, जो जिम्मेदारी के वक्त धोखा दे गया। हमारे आसपास ऐसे कितने ही सिरचन हैं जिनकी कहानी के क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले हम उन्हें गलत समझकर अपनी राय बना लेते हैं।